जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है, आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है मित्र। काफी ज्यादा खास प्रैक्टिस सेट रहते हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 तक किया जा चुका है। आप सभी को पता है कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट पे 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जो है ये जीके पोर्शन से होगा। तो 50 क्वेश्चन यानी जीके पोर्शन वाला हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। बाकी बचेगा आपका 50 क्वेश्चन, वो अरविंद सर के द्वारा कराया जाएगा मित्र। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो और जिस भाई बहन ने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह मित्र क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि ये क्लास जो है काफी ज्यादा खास है मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। घबराइएगा मत, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, हिस्ट्री से लिया गया है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो याद रखना ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने सभी भाई बहन फास्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या जो है 50 है, तो हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है मित्र। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है, यहाँ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है मित्र, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है, बाण भट्ट जी ने लिखी है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बाण भट्ट जी की पुस्तक जो है यह हर्षचरित हो जाएगी। और कौन होगी, कदम्बरी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी मित्र। ये भी याद रखना, कदम्बरी जो है ये भी बाण भट्ट जी की है और हर्षचरित जो है ये भी बाण भट्ट जी की पुस्तक है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। सोच समझ कर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना पानीपत के तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 14 जनवरी कब हुआ था भाई, याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और पानीपत कहाँ पड़ता है, तो याद रखना वर्तमान में हरियाणा में पानीपत पड़ता है। और किसने मराठों को हराया था, तो अफगानों ने मराठों को हराया था। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें अफगानों ने मराठों को हराया था। बिल्कुल सही बता रहे हो। पानीपत कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी, मेरठ से हुई थी। मेरठ में 24वीं बटालियन के सैनिक यानी कौन, मंगल पांडे ने मित्र 25 मार्च कब मित्र, याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 मार्च 1857 के बैरकपुर छावनी में गाय एवं चर्बी से बने कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। तभी से ये क्रांति शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी, तो मेरठ में हुई थी। याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है। सोच समझ कर बताना, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इजी है। सभी मित्र इसका राइट आंसर बताएंगे। स्थित ममारी बंदोबस्त किसने लागू किया।
स्थित ममारी बंदोबस्त किसने लागू किया, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर स्थित ममारी बंदोबस्त के स्थान पर हम आपसे कह दें अस्थाई बंदोबस्त, तो आप तुरंत बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मान लीजिए अस्थाई बंदोबस्त लिखा, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, स्थित ममारी बंदोबस्त या कहा जाए दूसरा नाम ही होता है अस्थाई बंदोबस्त का, दूसरा नाम ही है स्थित ममारी बंदोबस्त। ये मित्र किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कब लागू किया था, तो याद रखना बंगाल में लागू किया था, ये भी याद रखना बंगाल में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, तो 22 मार्च, कब भाई, याद रखना 22 मार्च 1793 में लागू किया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे। क्या पूछ रहा है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। निम्नलिखित या कहा जाए निम्न महापुरुषों में भारतीय जागृति का जनक कहलाता है, कौन कहलाता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। ये मत समझना मित्र कि क्वेश्चन नंबर 5 में स्थित ममारी बंदोबस्त क्या होता है, इसको समझ ले, इसका अस्थाई बंदोबस्त का दूसरा नाम ही है स्थित ममारी बंदोबस्त। सोच समझ में ये मत समझिए कि ये मतलब घुमा के पूछा गया है कि आप लोग इस वर्ड को नहीं पढ़ते होंगे, अस्थाई बंदोबस्त पढ़ते होंगे, तो स्थित ममारी जो है स्थायी बंदोबस्त को ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा था, भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। इन्हें नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, भारतीय जागृति का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कहां से, बिल्कुल सही, दांडी से आरंभ किया था। कब किया था, तो 12 मार्च 1930 से, 12 मार्च 1930 से आरंभ किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ किया गया था, तो याद रखना मित्र, कहाँ किया गया, नासिक में किया गया। तो नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, या क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना विनायक दामोदर सावरकर हो जाएंगे। कौन होंगे भाई, विनायक दामोदर हो जाएंगे। कौन होंगे, विनायक दामोदर होंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखना मित्र कि 1904 से पहले, यानी इसे अभिनव भारत को और किस नाम से जाना जाता था, पहले इसे 1899 में मित्र मेला के नाम से इसे स्थापित किया गया था। 1899 में मित्र मेला के नाम से विनायक दामोदर ने इसे स्थापित किया था, लेकिन 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया और इसे कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। मित्र आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो तो क्लास लाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। हमें लगता है कि आप लोगों को क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, तभी तो लाइक नहीं करते हो ना। तो प्लीज अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कर दिया करो। और जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिला करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? अब जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के रूप में संबोधित किया था, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो याद रखना 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 हो जाएगा। 1861 एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और यह भी याद रखना मित्र कि अध्यादेश कितने दिन तक जारी किया जा सकता था? तो 6 माह की तक अवधि थी इसकी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये नेपाल में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल सही बता रहे हो। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये माउंट एवरेस्ट में है। माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई जो है 8,848 है। कुछ लोग कह रहे हैं 2 फीट बड़ी हो गई है, लेकिन अभी से बुक में नहीं है, लेकिन हम 8,848 ही बिल्कुल परफेक्ट मानेंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। टीवी सीरियल में आप बहुत देखते होंगे। तो 20 यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। शनि ग्रह के चारों ओर वलय होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? क्योंकि जब मानसून लौटता है मित्र, तो बंगाल की खाड़ी से नमी लेता है और क्या होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से बारिश होती है जब मानसून लौटता है, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नर्मदा फिर खाली स्थान दी गई है की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा जो है ये किस ओर बहने वाली नदी है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है? तो बिल्कुल सही है, याद रखना नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो मित्र पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। दो नदियां याद रखना, नर्मदा और ताप्ती जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली हैं। बाकी नदियों की बात करें जैसे गोदावरी हुआ, कृष्णा हुआ, कावेरी हुआ, महानदी हुआ, ये सब कहने किधर बहती हैं? पूरब की तरफ बहती हैं। लेकिन नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, ये मित्र पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, यहाँ देख लीजिएगा 2021 लिखा है ना कि 22 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो 21.71% है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय आर्थिक समीक्षा ... प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर देंगे, कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, तो जो भी भाई बहन बता रही हैं बिल्कुल सही बता रही हैं। केंद्रीय बजट से पहले भारतीय आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था? वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था? तो 17 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ना बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही
हो जाएगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जीएसटी क्या है? जीएसटी जो है ये क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ जीएसटी कर। नेक्स्ट आपके सामने है, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। सोच समझकर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है ये हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, माननीय श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, बिल्कुल सही बता रहे हो। 20 आपके सामने है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 20 आपके सामने है। सोच समझकर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कब किया गया मित्र? 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया भाई? 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 21, इसका राइट आंसर बताना है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताना 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 आपके सामने है। क्या पूछ रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, यह आपसे पूछ रहा है। बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ चुका है आपके सामने पॉलिटी यानी संविधान से संबंधित प्रश्न। इसका सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है संविधान का। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। अनुच्छेद 39 ये के तहत समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट बात लिखी गई है। 39 ये में ये सब है, बिल्कुल है। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल है भाई। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन भी है। अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में याद रखना क्या हो जाएगा, बिल्कुल समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है, ये भी है। और अनुच्छेद 48 में क्या कह रहा है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये बिल्कुल भी नहीं है मित्र। तो फिर क्या है अनुच्छेद 48 में? तो याद रखना अनुच्छेद 48 में क्या हो जाएगा? कृषि और पशुपालन का संगठन है। क्या हो जाएगा मित्र? कृषि और पशुपालन का संगठन है अनुच्छेद 48 के तहत। तो यही इसका सही सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर बताना है। केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही 7वीं अनुसूची में है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, लोकसभा के कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब साइंस स्टार्ट हो चुका है। क्या कह रहा है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है, तैरती हुई बर्तन भरा है, ये आपसे कह रहा है, तैरती हुई मतलब यही है कि बर्तन भरा होगा। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या रहेगा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती तो है, उस बर्तन का पानी का स्तर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है। शोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है, यह आपसे पूछ रहा है भाई। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, टीन और शीशा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, पहले खाली स्थान दे दिया गया है, उसके बाद क्या रहा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है यानी चालक है। फटाफट बता दो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो याद रखना चांदी जो है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, यानी 28 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका की शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं, सूत्र कणिका कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। सूत्र कणिका तो है ऑप्शन में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो भी सही है, मतलब एक दूसरे का मतलब एक ही नाम है, चाहे ये कहो चाहे वो कहो, दोनों एक ही है मित्र। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, स्कर्वी एक बीमारी है। स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और अस्थायी कमी के कारण होती है। तो बता दो किस विटामिन की कमी से होती है मित्र, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं विटामिन सी की कमी से होती है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र अब हमारे क्या करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब बताना दिमाग लगाकर इसका राइट आंसर क्या होगा। मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। तो 51 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बेंगलुरु में, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर बताना है। अब बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। अब बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अपना भारत, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले। नेक्स्ट आपके सामने है, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई। तो याद रखना हैदराबाद में की गई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, अप्रैल 2022 में जारी 26वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं। अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी जो है ये किस स्थान पर हैं, यह आपसे पूछ रहा है। 54 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं 10वें स्थान पर हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है, जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो याद रखना, इनसेट 4B। इनसेट 4B को सेवा मुक्त कर दिया गया है इसरो से। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 56, इसका राइट आंसर बताना है। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई? अब बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो कहाँ बनाई गई? सूरत में बनाई गई। कहाँ बनाई गई है मित्र? सूरत में बनाई गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 57, इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? देश के पहले सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? देश के पहले सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो 57 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में की जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जून 2022 में कौन देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, थाईलैंड बन गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही, गुरुग्राम में की जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं गुरुग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई? ई अधिगम योजना जो है ये किस राज्य में शुरू की गई, यह आपसे पूछ रहा है। ई अधिगम योजना के तहत मित्र क्या किया जाएगा? सरकार द्वारा राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। तो किस राज्य में? तो याद रखना, हरियाणा में। कहाँ मित्र? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। 60 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि मई 2022 में ई अधिगम योजना कहाँ शुरू की गई? हरियाणा में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, फिनलैंड की राजधानी तो है क्या है? हेलसिंकी है। क्या हो जाएगा? हेलसिंकी जो है इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा की बात करते हैं फिनलैंड की, तो यूरो है। क्या है भाई? इसकी मुद्रा जो है यूरो है। इसकी राजधानी जो है हेलसिंकी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। हेलसिंकी इसकी राजधानी, यूरो इसकी मुद्रा। नेक्स्ट आपके सामने, अब इसे बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है, यानी सही रूप से उसका मिलान जो है ये बिल्कुल सही है। फटाफट बता दो। नृत्य आपके सामने लिखे गए हैं, राज्य लिखे गए हैं, तो कौन सा सही है? सोच समझकर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कथक जो है ये केरल में है क्या? नहीं जी, कथक जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है भाई? हमारे उत्तर प्रदेश में है कथक। कुचिपुड़ी क्या उड़ीसा में है? नहीं, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है मित्र? आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश में है। भारतनाट्यम जो है ये क्या तमिलनाडु में है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में है, तो यही सुमिलित खाता है। लेकिन देख लेते हैं कथकली उत्तर प्रदेश में है। नहीं, कथकली जो है ये केरल में है। कहाँ है? कथकली जो है ये केरल में है। कथक
कथक जो है ये उत्तर प्रदेश में है, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में है और भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में है। तो यही सही रूप से सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है, यहाँ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन सोच समझकर इसका आंसर देंगे। तो 63 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं रोम में बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, यहाँ आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना तबला बजाते थे। क्या बताते थे? तबला बजाते थे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 65, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्हें कब प्राप्त हुआ? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? तो 1913 में प्राप्त हुआ। किस चीज के लिए प्राप्त हुआ? तो गीत कविता संग्रह के लिए। गीतांजलि जो है मित्र कविता संग्रह के लिए इन्हें क्या दिया गया था? क्या दिया गया था? साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सन पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना 1913 में पहली बार साहित्य में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, इनकी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांधो यानी बांध कह रहा है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। बांधो को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बता दो क्या होगा। जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। राफेल नाडाल बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है? पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ के लेखक कौन है? तो याद रखना विश्वनाथन आनंद जी हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखना किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना गुजरात ने जीता है। किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे थे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रही मित्र आपकी आंसर की, आपको इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर दे दी जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी मित्र। तो आज की 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा
जरूर बताना मित्र, बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी, हमारी मेहनत जो है आपको कैसी लगी। अगर अभी तक जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र, अब तो क्लास समाप्त हो चुकी है, अब तो कर सकते हो अगर अच्छी लगी हो। अगर नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, ये भी बता दिया करो कि अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, मुझे भी अंदाजा लग सके कि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। मित्र, अपना फीडबैक जरूर दिया करो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मित्र, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। ऑफलाइन कमेंट में आप बता दीजिएगा अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आज मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। लेकिन मित्र, अगर जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं ना, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिला करे। तो मित्र, आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।